स्वागत है दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव के इस कहानियों की दुनिया में। और आज मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ मेरे ही चाचा जी के साथ घटी एक बेहद ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची भूतिया कहानी, जो उनके साथ आज से लगभग 20 साल पहले घटी थी। तो फिर चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम बलदेव है और मेरे साथ ये घटना आज से लगभग 20 साल पहले घटी थी। तब मैं 18 साल का था। दरअसल उस समय बारिश का मौसम था और खेतों में धान का फसल बोया जा रहा था। इसलिए मैं भी अपने पिताजी के साथ खेतों में जाया करता और वहाँ पर खेतों में मेहनत किया करता। हमारे पास इतने सारे खेत थे कि उनमें लगभग 1 महीने लगातार मेहनत करने के बाद भी हम उन खेतों के काम को पूरा नहीं कर पाते थे। 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता था उन खेतों के काम को पूरा करने में। इसलिए मैं भी परेशान था और मैं अपने पिताजी से हमेशा कहा करता कि पिताजी, इतने सारे फसल को उपजाने का क्या फ़ायदा, वैसे भी ये फसल तो बाज़ार में बहुत ही कम भाव में बिकते हैं। उससे अच्छा तो मैं शहर में काम करने चला जाऊंगा, जहाँ पे मैं अच्छे पैसे कमा पाऊंगा। हम बस अपने खाने के लिए यहाँ पे फसल उपजाएंगे, यहाँ पे इतना ही खेत करेंगे, हम ज़्यादा खेतों में फसल नहीं लगाएंगे। लेकिन पिताजी का कहना था कि बेटा, अगर हमारे जैसा सभी किसान सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगे, वो सिर्फ अपने खाने के लिए फसल को उपजाने लगे, तो फिर देश में अनाज की पूर्ति कहाँ से हो पाएगी। अब देश के सभी लोग किसान थोड़ी ना हैं, वो लोग भी तो अलग अलग काम किया करते हैं, फिर लोगों तक अनाज कैसे पहुँच पाएगी। इसलिए हमें भी खेती करनी चाहिए। पिताजी मुझसे हमेशा ऐसा ही कहा करते और मैं भी इस बात को अच्छे से समझता था। इसलिए मैं भी खेतों में मेहनत किया करता। दरअसल दोस्तों, उस समय खेतों की जुताई का सिर्फ एकमात्र साधन था और वो था हल। हम दिन दिन भर खेतों में हल चलाया करते और रात में आकर आराम किया करते। लेकिन एक दिन, मुझे आज भी अच्छे से याद है, वो डरावनी रात, वो बारिश वाली रात थी और मैं दिन के वक्त काम करके घर पर आया था। उस समय मेरा घर कच्चा मकान था और फूस से छत को बनाई गई थी, जिस वजह से वहाँ छत से बारिश की टप टप करके बूंदें टपक रही थी। वहाँ पे बारिश इतना तेज हो रही थी और तब माँ से मैं कहने लगा था कि माँ, मैं खेतों में काम करने के लिए जाता हूँ, अभी रात में ही जाऊँगा। वैसे भी यहाँ पर नींद नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर ये पानी टपकते रहेंगे और मैं सो नहीं पाऊँगा। जागने से अच्छा क्यों ना मैं हल लेकर खेतों में चला जाऊँ, वहाँ मैं खेतों की जुताई करूँगा, जिससे हमारा कुछ काम तो निपट जाएगा। पर माँ कहने लगी थी, अरे नहीं, इतनी भी जल्दबाजी क्या है, धीरे धीरे हम खेतों के काम को निपटा लेंगे, तुम्हें इतनी बारिश में कहीं नहीं जाना, और वैसे भी रात का समय है, रात में तुम्हें बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाना। वहाँ पे माँ मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उनकी बातों को मानकर वहीं पास के खाट पर लेट गया था और सोने की कोशिश करने लगा। पर अब भी छत से वो टप टप की बूंदें टपकती जा रही थी और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तब मैं अपनी खाट से उठकर बैठ गया और वहाँ पर मैं सोचने लगा था ये बारिश कब रुकेगी। तभी वहाँ पर लगभग 2-3 घंटे के बाद बारिश रुकी। वहाँ पर लगभग 2:30 बज चुके थे और मैं अब सोना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ ही घंटे में अब सुबह हो जाने वाली थी और मुझे खेतों में काम करने के लिए जाना ही था। इसलिए मैं सोया नहीं और मैं अपने माँ को बिना बताए वहाँ से उठकर अपने कंधों पर हल उठा ली थी। हाथ में लालटेन और लठ को पकड़कर घर से निकल पड़ा था। मैं वहाँ पर रास्ते में जा रहा था और रास्ते में रिमझिम की बूंदें अब भी बरस रही थी, जिससे मैं ज़्यादा भीग तो नहीं रहा था, पर थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। वहाँ पर उन बूंदों के कारण मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। वहाँ साए साए की हवाएं चली जा रही थी, जिस वजह से पेड़ के पत्तों की वो सरसराहट एक डरावना सा अनुभव करवा रही थी। मैं वहाँ अपने खेतों की ओर जा रहा था। मेरा खेत गांव के बाहर पहाड़ों से लगकर था। जहाँ मेरे खेत से थोड़ी ही दूरी पर वो पहाड़ थे, जो रास्ते में जाते वक्त काली दिखाई पड़ रही थी। वहाँ आसमान में बादल से छिपकर चांद अपनी रोशनी धरती तक पहुँचा रही थी और मैं कुछ ही देर में अपने खेत में पहुँचा। फिर वहाँ अपने हाथ में पकड़ी वो लालटेन एक पेड़ की टहनी में टांग दिया, जो पेड़ मेरे खेत के किनारे पर लगी हुई थी। उसके बाद मैं बैलों को लेकर खेतों में उतरा और हल चलाने लगा। मैं वहाँ पर खेतों को जोत रहा था और लगभग 5 मिनट जोतने के बाद
मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। वहाँ मेरे खेत के बगल में, वहाँ 2-3 खेत के बाद ही एक इमली का पेड़ था। वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बैठा हुआ है। वो वहाँ पर काली दिखाई पड़ रही थी क्योंकि रात थी और चांद की रोशनी भी यहाँ पर मध्यम मध्यम सी पड़ रही थी क्योंकि ये बादल छाया हुआ था आसमान में, जिस वजह से उसका चेहरा साफ साफ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे जैसा एक कोई आदमी होगा जिसे नींद नहीं आ रही होगी और वो यहाँ इन खेतों में काम करने के लिए आ गया, लेकिन वो काम करने के बजाय वहाँ इमली के पेड़ के पास क्यों बैठा है? उसे तो खेतों में काम करना चाहिए। फिर मैं सोचने लगा था कि हो सकता है यहाँ पे रिमझिम की बारिश बरस रही है और ये तेज हवाएं चले जा रही है, जिस वजह से उसे ठंड लग रही होगी, इसलिए वो पेड़ के पास जाकर बैठा है। कुछ देर में वो खेतों में आ जाएगा। उसके बाद मैं फिर से वहाँ पर हल जोतने लगा था। कुछ ही देर के बाद वहाँ आसमान में बादल छट गए और चांद की रोशनी अब साफ साफ खेतों में पड़ रही थी। इस वजह से मुझे वहाँ पर अब साफ साफ दिखाई पड़ने लगा था। मैं फिर से वहाँ इमली के पेड़ के पास देखा। वहाँ पे वो साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे और उसे देखकर अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था क्योंकि वहाँ पर ऐसा एक व्यक्ति नहीं था जो कि उस इमली के पेड़ के पास बैठा हुआ था। वहाँ पे जैसे घेर कर उस इमली के चारों तरफ कई लोग थे। वहाँ पे लगभग 5 से 10 लोग होंगे जो इमली के चारों तरफ बैठे हुए थे और उनका शरीर जैसे अजीब सा लग रहा था। उनका शरीर पारदर्शी सा था। वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे या फिर उनका शरीर ही सफ़ेद था। मैं वहाँ पर उसे लगातार घूरे ही जा रहा था। मैं अपने बैलों को खेतों में खड़ा कर दिया था और मैं भी खेतों में खड़ा होकर उसे देखने लगा था। उनका शरीर पूरा पारदर्शी सा नजर आ रहा था और मैं सोचने लगा था कि ये यकीनन ही इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि इंसान ऐसे पेड़ों के पास ऐसे घेर कर क्यों बैठेंगे इमली के पेड़ को। मैं समझ नहीं पा रहा था और उनका शरीर ऐसे पारदर्शी सा नजर आ रहा था। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ऐसे उन लोगों को देखता रहा और उन लोगों को पता चल गया तो वो मेरे पास आ जाएंगे और मुझे डराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर ऐसा कभी तुम्हें दिख जाए कुछ ऐसी चीजें जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, जो हमारी दुनिया की ना हो, तो तुम उन पर ध्यान मत देना। तुम चुपचाप अपने काम में लगे रहना, क्योंकि अगर तुम उन पर ध्यान दोगे तो वो शायद तुम्हें परेशान कर सकते हैं या फिर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मैं भी वहाँ खेतों में फिर से हल जोतने लगा था। मैं उनको देखना नहीं चाहता था। मैं वहाँ पर लगातार हल चलाए जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद जो मेरे खेत के बगल में जो किनारे पर पेड़ लगी हुई थी, जिसमें मैंने लालटेन को टांग कर रखा था, उस पेड़ के ऊपर से जैसे किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। वहाँ पे वो गुनगुनाए जा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ही मध्यम सी थी और भारी सी लग रही थी। मैं समझ नहीं पाया था यहाँ पे इतनी रात के कौन सी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आ सकती है। क्या कहीं ये वही अजीब से दिखने वाले इंसान तो नहीं, या फिर वो कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। मैं वहाँ पेड़ों के ऊपर देखना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं तिरछी नज़र घुमाकर वहाँ पेड़ों के ऊपर देखा। वहाँ पे वही सफ़ेद से दिखने वाली औरत थी जो कि पेड़ की टहनी पर बैठी हुई थी और वो मेरे तरफ देखकर गुनगुनाए जा रही थी। मैं अपना पूरा चेहरा उस तरफ नहीं घुमाया था, उस औरत की तरफ पूरा चेहरा घुमाकर उसे नहीं देखा था। मैं बस तिरछी नज़रों से देखा था और मैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था। वहाँ पर वो औरत मुझसे कुछ कहना चाहती थी। वो भारी सी आवाज़ में मुझे कुछ कह रही थी और मैं उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। मैं चुपचाप अपने काम में लगा रहा, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो भी अब जैसे झल्लाने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी थी कि तुम मुझे नहीं देख पा रहे, तुम मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे। लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर मैं उनके ऊपर ध्यान दिया तो वो अपने बातों में मुझे फंसाएगी और हो सकता है मुझे कुछ नुकसान पहुंचा दे। मैं चुपचाप अपने काम में लगा रहा, लेकिन तभी मेरे पिताजी द्वारा बताए गए हनुमान चालीसा की याद आई। उनका कहना था कि अगर तुम कभी भूत प्रेत को देख लो, अगर तुम्हारा सामना कभी भूत प्रेत से हो जाए तो तुम हनुमान चालीसा का जाप करना। यकीनन ही जब तुम हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दोगे तो वो बला तुम्हारे ऊपर से हट जाएगी जो तुम्हारे पास उस समय रहेगी। उसके बाद मैं वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता था,
लेकिन जैसे मैं बोलने का कोशिश कर रहा था, मेरे गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मेरी आवाज हलक में ही अटक गई थी और मैं तेज तेज चिल्लाना चाहता था, लेकिन अब मेरी आवाजें जैसे गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। मैं यहाँ पर खेतों में दौड़ने लगा। मैं क्या करूं, मैं ये सोचने लगा था। लेकिन वहाँ जो पेड़ के ऊपर वो औरत बैठी हुई थी, वो एक अजीब सी हंसी में हंस रही थी। उसकी हंसी जैसे बहुत ही अजीब सी थी। वो पता नहीं, शायद मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी या फिर क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। हालांकि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बस मुझे परेशान किए जा रही थी। वहाँ पर वो मेरी ओर देखकर कह रही थी, तुम मेरे बातों का जवाब नहीं दे रहे थे ना, लो अब मैं तुम्हारा गला ही बंद कर दी हूँ। चिल्लाओ जितना चिल्लाना चाहते हो, तुम्हारी आवाज यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा, तुम्हारी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकलेगी। वो यहाँ पर ऐसा कह रही थी और मैं भी सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। उसके बाद मैं वहाँ पर उसे कहना चाहता था कि पहले तुम मेरा गला तो ठीक करो, उसके बाद मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। मेरे गले से आवाज निकल नहीं रही थी, इसलिए मैं भी अब उसे ये बात अपने इशारों में बताना शुरू कर दिया था। उसे मैं इशारों से कह रहा था और जैसे वो भी अब मेरे इशारों को समझ गई थी। उसके बाद पता नहीं वो क्या जादू किया, मेरे गले से अब आवाज निकलना शुरू हो गई थी। उसके बाद वो कह रही थी, बोलो क्या कहना चाहते हो। उसके बाद मैं भी कह रहा था, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे से परेशान क्यों कर रही हो, जाओ अपनी जगह पर। तुम तो उस इमली के पेड़ के पास थे ना, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो उसका कहना था, तुम मुझे से खेतों से खड़े होकर घूर क्यों रहे थे? तुम अपनी काम करते रहते, तुम मेरे तरफ क्यों घूर रहे थे? तो मैं भी उसे कहने लगा था, अच्छा अब देखना भी बुराई है, मैं तुम्हें देखूं भी नहीं, वहाँ पर कौन है नहीं है, मुझे क्या पता था वहाँ पर तुम भूत ही हो। मुझे लगा कोई इंसान होगा जो यहाँ पर खेतों में काम करने के लिए आया होगा। तो उसका कहना था, अच्छा अपनी जान बचाने के लिए अच्छा दिमाग चला रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा दिमाग मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, ये तौर तरीके तुम किसी और पर आजमाना। वो मुझे अब नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वहाँ उस पेड़ के ऊपर से अब सरक कर नीचे उतरने लगी थी और मैं अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था। मैं यहाँ पर जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था और खेतों में हल को पकड़कर फिर से हल जोतना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं लगातार हल चलाए जा रहा था और अपने लड़खड़ाते हुए लफ्जों से हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद लगभग 2 मिनट बीते थे और मैंने जब फिर से अपना नज़र उस पेड़ के ऊपर डाला, तब वहाँ पर कोई नहीं था। वो सफ़ेद सी औरत दिखने वाली वो वहाँ पर नहीं था। उसके बाद मैं जब उस इमली के पेड़ के पास देखा, तो अब वो औरत उसी इमली के पेड़ के पास थी, वहीं पर खड़ा होकर मेरी तरफ लगातार घूरे जा रही थी। अब उसकी आंखें जैसे चमक रही थी, लेकिन मैं उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। मैं डरा हुआ था। मैं सोच रहा था कि वो इमली का पेड़ मेरे खेत से कुछ ही दूरी पर है। वो अगर यहाँ से जा सकती है तो वो फिर से वहाँ से यहाँ आ सकती है। मुझे हनुमान जी का नाम लेते रहना चाहिए। मैं हनुमान जी का नाम ले रहा था और हल चलाते रहा। कुछ ही देर में वहाँ पर सुबह होना शुरू हो गई थी और फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर बादलों को चीरकर सूर्य ऊपर आ चुका था। वहाँ सूर्य की रोशनी जब धरती पर पड़ना शुरू हुई थी, तब मैं इमली के पेड़ के पास देखा। वहाँ पर अब जैसे वो लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और तभी कुछ ही देर के बाद मेरे माँ पिताजी भी खेतों में आ गए थे और मेरी माँ मुझे खेतों में देखकर गुस्सा करने लगी थी। वो मुझसे कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर रात के वक्त आने से मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ पर ऐसे क्यों आ गए रात के वक्त? वो मुझसे ऐसा कह रही थी और मैं भी उनसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा था कि आज के बाद मैं कभी भी रात के वक्त खेतों में नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने रात में यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज़ को देखा है, मैं आपको बता नहीं सकता। तब वहाँ पर पिताजी भी पूछने लगे थे, क्या देखा है तुमने रात में? तब मैं भी अपने साथ घटी वो रात वाली घटना अपने माँ पिताजी को बताया। पहले तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी थी, कहीं तुम सो तो नहीं गए थे, तुम रात में सोए नहीं थे, इस वजह से यहाँ खेतों में सो गए होगे, तुम्हें नींद आई होगी और तुम सपना देखे होगे। लेकिन पिताजी कहने लगे थे, नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता, मुझे पता है कि वो कौन हो सकते हैं। वो मेरी माँ की ओर देखते हुए कहने लगे थे कि ये तब की बात है जब हमारी शादी नहीं हुई थी। मैं लगभग 12 साल का था और अपने पिताजी के साथ यहाँ पर खेतों में काम करने के लिए आया हुआ था। हालांकि मैं काम नहीं कर रहा था, बस अपने पिताजी के साथ यहाँ खेतों में आया था, यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन वहाँ पे
रिमझिम की बारिश हुए जा रही थी और मैं यहाँ जो अपने खेत के बगल में पेड़ है ना, मैं यहीं पर खड़ा था। और तभी मैंने देखा कि वहाँ वो जो इमली का पेड़ है ना, और उसके नीचे ही जो खेत है, उसी खेत में 6-7 औरतें थी जो कि वहाँ पे धान रोपाई का काम कर रही थी। और वहाँ पे बारिश हुए जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से बिजली चमकी और उसी खेत में वज्रपात हुआ था। उस खेत में वज्रपात हुआ था और वज्रपात के कारण वहाँ पे सभी औरतें की जान चली गई थी। सभी औरतें वहाँ पर मारी गई थी। और शायद यही वजह हो सकता है कि वहाँ पे उनकी आत्मा अब भी उन्हीं खेतों के आसपास भटकती रहती है। मैं कभी भी रात में ऐसे इस बारिश वाली रात में मैं कभी भी अपने खेतों में नहीं आया। शायद इस वजह से मैंने कभी भी उन औरतों को नहीं देखा। आज तुम आए थे रात के वक्त, इसलिए शायद तुम्हें वो औरतें दिखाई दी। मैं भी वहाँ पर समझ गया था। मैं भी पिताजी से कहने लगा था कि हाँ पिताजी, वो सच था, वो सपना नहीं था। उसके बाद पिताजी भी कहने लगे थे कि अब तुम कभी भी रात के वक्त यहाँ नहीं आओगे खेतों में, दिन के वक्त ही यहाँ पर तुम काम करना। वो तो अच्छा था कि तुमने हनुमान जी का नाम लिया, जिस वजह से वो चुड़ैल, वो भूत तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाए। लेकिन तुम कभी भी अब ऐसे बारिश वाली रात में मत आना। क्या पता वो भूत ना सही, लेकिन फिर से यहाँ पर वज्रपात हो जाए और उसमें ही कुछ हो जाए। मैं भी वहाँ पर घबरा गया था और मैं पिताजी से कहने लगा था कि मैं रात के वक्त तो यहाँ पर नहीं आऊँगा, लेकिन दिन के वक्त तो भी बारिश होती है ना, क्या पता उनमें ही कुछ हो जाए, फिर से वज्रपात हो। तो पिताजी भी कहने लगे थे, वो तो प्राकृतिक का देन है बेटा, हमें जब जो होना रहेगा वो होकर ही रहेगा। लेकिन उसके डर के वजह से हम खेतों में काम करना बंद तो नहीं कर सकते ना, हम यहाँ पर खेतों में काम करते ही रहेंगे। उसके बाद मैं भी इन बातों को काटते हुए पिताजी से कहने लगा था कि पिताजी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। वहाँ उन इमली के पेड़ के पास बहुत सारी औरतें की आत्माएं थी, लेकिन एक ही औरत की आत्मा यहाँ मेरे पास ऐसे डराने के लिए क्यों आई थी? तो पिताजी भी कहने लगे थे कि बेटा, सब लोग शरारती नहीं होते। वो जो औरत की आत्मा तुम्हारे पास आई थी वो यकीनन नहीं शरारती थी, इसीलिए तो तुम्हारे पास आकर तुम्हें सताने का काम कर रही थी। बाकी औरतें तुम्हारे पास नहीं आई थी। तो मैं भी पिताजी से कहने लगा था कि हाँ पिताजी, ऐसा ही होगा। उसके बाद फिर से शाम हुई और शाम के वक्त मैं घर आया। पर उस दिन के बाद मैं कभी भी ऐसे रात में खेतों में नहीं गया। मुझे आज भी रात के वक्त खेतों में जाने से डर लगता है। तो दोस्तों, ये थी किसान की जिंदगी की कहानी कि एक किसान की जिंदगी कैसी होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, किसान के लिए हमेशा हमें अपने दिल में रिस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर पे फौजी और खेतों में किसान हमेशा से ही हैं हमारे देश के शान।